हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। फिजिक्स में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का नीट का फोर्स, मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन। जो फोर्स एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है फिजिक्स में। मोशन का जो रीजन है, भी मोशन आपने पढ़ा, 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब मोशन पढ़ा आपने। तो मोशन के पीछे, मोशन के होने का कारण क्या है, विच इज द क्वांटिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो फोर्स के लिए सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन। आपने सब जानते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, देखो, एनी पुश और पुल। फोर्स किस फॉर्म में लगेगा, पुश और पुल की फॉर्म में। या तो पुश करोगे या पुल करोगे तो आप क्या लगा रहे हो, फोर्स, विच इधर चेंजेस और स्टेट और टेंस टू चेंज। अगर फोर्स सफिशिएंट होगा, इनफ फोर्स होगा, तो स्टेट को चेंज कर सकता है, और अगर सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है फोर्स, तो वो ट्राई करेगा चेंज करने की। सो ट्राई टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है, इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जब वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, राइट। सो अब हम फोर्स की बात करें आगे, तो इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट देखो, अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ बॉडी। जब भी फोर्स बॉडी पर लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट देखो, इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या करता है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन का आप एग्जांपल ले सकते हो सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये वाला फोर्स बॉडी की कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे सपोज करें पार्टिकल पहले यहां पर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। फिर जब पार्टिकल यहां आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन किसने चेंज की, सेंट्रीपिटल फोर्स ने। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस ड्यू टू फोर्स। सो ड्यू टू फोर्स डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। इट में चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को भी चेंज कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट में चेंज द साइज और एंड द शेप ऑफ बॉडी। अब सपोज करें फोर्स लगाया बॉडी पर, और बॉडी ट्राई कर रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, मगर वो चेंज नहीं कर पाएगा, तो फोर्स कहां पे यूज होगा, फोर्स होगा उसकी बॉडी को डिफॉर्म करेगा, उसकी शेप एंड साइज को चेंज करेगा, या हम कह सकते हैं डिफॉर्म करेगा। तो डिफॉर्मेशन भी ला सकता है फोर्स बॉडी के शेप में। तो ये सब फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं, राइट। सो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो फोर्स की यूनिट, आपके देखो यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, फोर्स की यूनिट्स मेजरमेंट। जब फोर्स को मेजर करेंगे तो उसकी यूनिट में सबसे पहले आती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एब्सोल्यूट यूनिट, वो है न्यूटन। न्यूटन को आप एन से लिखोगे एमके सिस्टम में, और दूसरी है डाइन सीजीएस सिस्टम में। तो यहां पर आप देखो एमके सिस्टम में होगी न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में होगी डाइन। तो एमके सिस्टम में एक और यूनिट है, वो है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। केजीएफ लिखा है किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस में ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। अब किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स क्या होता है, क्या रिलेशन है वो देखो आप। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, 1 kg वेट, 1 kg वेट इक्वल्स टू कितना होगा, 9.8 न्यूटन। अब 1 kg वेट का फोर्स सिंपल है, देखो 1 kg वेट की बात कर रहे हैं। सपोज करें कोई मास है 1 kg का, तो उसका वेट क्या होता है, वेट को हम लिखते हैं W। W इक्वल्स टू क्या होता है, mg। वेट W होगा, W इक्वल्स टू क्या होगा, mg होगा। तो mg मतलब वेट हुआ, तो m तो हो गया 1 और g आपको पता है कितना होता है, 9.8। तो यहां पर वेट कितना आ गया, 9.8 न्यूटन। सो 1 kg का वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन। दैट्स वाई 1 kg वेट इक्वल्स टू लिखा है 9.8 न्यूटन। अब 1 ग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम का वेट होगा, तो 980 डाइन आ जाएगा। डाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। आपको पता है
न्यूटन तो है एमकेएस में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन होती है, डाइन जो इसकी यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन और डाइन एमकेएस और सीजीएस का सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस की यूनिट्स को हम यूज करेंगे। स्पेशल यूनिट आपको पता होना चाहिए, 1 kg वेट इक्वल्स टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो फोर्स की डेफिनेशन के बाद आगे चलें। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बाद, वो है इनर्शिया। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में चेंज लाने का अपोज करता है। मतलब आप सोचो, बॉडी, कोई भी बॉडी अगर प्लेस की हुई है, कोई भी बॉडी अगर प्लेस की हुई है, सपोज करें बॉडी है, राइट, ये बॉडी प्लेस की हुई है, रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड क्या है, 0 है। अब आप ये बॉडी पर फोर्स लगाओगे, आपने तो लगा दिया फोर्स एक्सटर्नल, बाहर से फोर्स लगाया, इसका मतलब आप क्या चाहते हो, उसको पुश करना। तो आप इसको इजीली पुश कर लोगे क्या, नहीं। इसको पुश करने की, जब आप पुश करने लगाओगे, इसको फोर्स लगाओगे, तो इनहेरेंटली बॉडी जो क्या करती है, इनहेरेंटली बॉडी अपोज करती है। ये बॉडी आप जब फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी अपने मूवमेंट का या अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। तो आपको जब बॉडी पुश करोगे या पुल करोगे, तो जो भी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो जो टफनेस आ रही है आपको, या थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, दैट्स प्रॉब्लम विच यू फील व्हेन यू पुश और पुल अ बॉडी, इट्स कॉल्ड इनर्शिया। जब भी आप उस बॉडी को पुश या पुल करोगे, तो आपको जो तकलीफ होगी, जो आपको फील होगा कि बॉडी है, बॉडी अपोज कर रही है, उसको कहते हैं इनर्शिया। तो सब बॉडी के लिए इनर्शिया है। अब इनर्शिया आप देखो, इसकी डेफिनेशन की बात करें, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, inertia is a property of body due to which it opposes any change in its state। उसकी स्टेट में कोई भी चेंज अगर आएगा तो बॉडी खुद से क्या करती है, अपोज करती है। और बॉडी का जो अपोज है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, बॉडी रेजिस्ट कर रही है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, सो मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। अगर जैसे मूवमेंट है, लीनियर मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है, तो इनर्शिया का मेजरमेंट किससे होगा, मास से। जितनी ज्यादा बॉडी हैवी होगी उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया मतलब जो बॉडी अपोज कर रही है। अब जितनी हैवी बॉडी होगी आपको उसका अपोज ज्यादा मिलेगा, जितनी लाइट बॉडी होगी उसका अपोज आपको उतना कम मिलेगा। ये बात आपको भी पता है। हल्की चीज को मूव कराना, हिलाना, उसको कंटिन्यू अगर मोशन में हो तो स्टॉप करना इजी होता है, जबकि कोई हैवी चीज है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना और मोशन से रेस्ट में लाना में ज्यादा तकलीफ आती है, क्योंकि बॉडी हैवी है, उसको मूव करना भी मुश्किल है, और मूविंग हैवी बॉडी है तो उसको रोकना भी मुश्किल है। तो इनर्शिया सिंपल किस पर डिपेंड करता है, मास पर। तो इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी ऑफ हैवियर मास एंड वाइस वर्सा। लाइट मास में दिक्कत कम, हैवी मास में दिक्कत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया। अगर आपको किसी बॉडी का इनर्शिया मेजरमेंट करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। जितना मास उतना इनर्शिया हम बोल सकते हैं। ठीक, लार्जर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मोर विल बी इट्स मास। जितना ज्यादा मास उतना इनर्शिया। तो हम यहां पे कह रहे हैं इनर्शिया ज्यादा है, दैट मीन्स बॉडी का मास भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं inertia is directly proportional to mass of the body। या आप अलग से नोट कर सकते हो कि इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। राइट, अब हम आगे बात करें इसमें, तो इनर्शिया के अलग अलग टाइप होते हैं, क्योंकि स्टेट में चेंज की अगर बात हो रही है तो अलग अलग स्टेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का इनर्शिया क्या होता है, तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। अब बॉडी जो रेस्ट में है, तो रेस्ट बॉडी को आप जब उसका स्टेट चेंज करोगे, मतलब आप उसको मोशन में लाना चाहोगे, तब जो आपको उसका जो इनएबिलिटी या जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है,
तो रेस्ट बॉडी के अपोज करने की प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। है वो इनर्शिया, बट अलग अलग स्टेट की वजह से इसके अलग अलग टाइप्स बना दिए गए हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट बॉडी जो अपोज कर रही है इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसको आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझो। व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउन। आपको पता है जब ट्री को हम शेक करते हैं तो उसके जो मैंगोज हैं या जो भी फ्रूट है उसके ऊपर वो स्टेशनरी है। अब आप उसको मूव करोगे तो वो तो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। आपने उसको मूव किया तो वो एकदम से मूव होने का अपोज करेंगे, और जैसे वो अपोज करेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट्स। आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे हो, सडनली वो बस अगर स्टार्ट हो जाती है तो बस जैसे ही स्टार्ट होगी क्या होगा, पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स। तो जैसे बस सडन स्टार्ट होगी आप पीछे की तरफ फॉल हो जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। बस एकदम से ले जाएगी तो आपकी बॉडी थोड़ा अपोज करती है, और आपकी बॉडी जब अपोज करेगी इसी वजह से आप बैकवर्ड फोर्स फील करते हो। राइट। सो इनर्शिया का मतलब आपने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आप सेकंड देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद सेकंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। अब जैसे रेस्ट का इनर्शिया था वैसे ये मोशन का इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ चेंज इन इट्स मोशन और स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। मूविंग बॉडी को अगर आप रोकोगे तब जो मूविंग बॉडी अपोज करेगी उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका भी एग्जांपल देखो, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली। अब आप बस में बैठे हो, आराम से बस चल रही है, आप ट्रेवल कर रहे हो, सडनली अगर उसको ब्रेक लगाओगे तो आपकी बॉडी कहां पे फोर्स फील करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप जब बस में बैठ के जा रहे थे तो बस में बैठ के जा रहे हो तो आप मूविंग कंडीशन में हो, तो बस एकदम सडनली स्टॉप होगी। आपकी बॉडी तो मूविंग थी, तो बस सडनली स्टॉप हुई तो आपकी बॉडी मूविंग में ही रहना चाहती है। इस वजह से वो आगे जाके आगे फोर्स फील होता है। तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा एग्जांपल भी इसका देखो, व्हेन अ पर्सन हु जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन से जस्ट वो जंप करता है ऐसे, तो मे फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब चलती ट्रेन से उतर गए या चलती बस से उतरोगे, तो चलती बस से उतरोगे तो क्या होगा, क्योंकि आप चलती बस में हो तो मूविंग हो, तो आप उतर जाओगे एकदम से तो भी आप मूविंग ही रहोगे, तो आप आगे गिरोगे, पीछे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी मूविंग में थी। तो मूविंग बॉडी है, बस से सडनली डिटैच हुए तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि बॉडी आपकी मोशन में ही रहना चाहती है। एकदम से रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको तकलीफ होगी कि आप रुकोगे, वो आपको रोकना है आपकी बॉडी को, नहीं तो आपकी बॉडी कौन सी थी, स्टेट ऑफ मोशन में थी। तो मूविंग बॉडी जो अपोज करती है इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, दो तरह के इनर्शिया हो गए। तो इसके बाद एक थर्ड इनर्शिया और आता है। थर्ड इनर्शिया देखो, एक चेंज और है, वो है डायरेक्शन में चेंज। इनर्शिया का डायरेक्शन में चेंज, एक चेंज और देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो, इट इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अगर किसी बॉडी की, मूविंग बॉडी की आप एकदम से डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी बॉडी अपोज करती है, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल से समझो आप, व्हेन अ स्ट्रेट रनिंग कार टर्न्स शार्पली। कोई कार है या बस है, एकदम से मुड़ जाती है, सर्कुलर मोशन कर देगी एकदम से, वो अपने पाथ पे चल रही है, एकदम से सर्कुलर मोशन कर जाएगी। तो ये पाथ है, मान लो कोई कार है या कोई ट्रक है या बस है, जो भी है वो इस पे मूव कर रही है ऐसे। तो जो पैसेंजर होता है वो स्ट्रेट, उसकी डायरेक्शन क्या थी पैसेंजर की, ये डायरेक्शन थी। सडन शार्प टर्न लिया तो पैसेंजर तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, तो एकदम से वो फोर्स कहां फील करेगा। और पैसेंजर सीधा सीधा जा रहा था, एकदम से टर्न किया तो उस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन वही थी। एकदम से आप चेंज करोगे डायरेक्शन तो बॉडी एक बार को अपोज करती है। अपोज मतलब इनर्शिया, राइट। सो आपने एग्जांपल देखा, व्हेन ए स्ट्रेट रनिंग कार टर्न्स शार्पली द पर्सन सिटिंग इनसाइड फील्स अ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। ये जो फोर्स मैंने आपको बताया,
सेंटर ये रहा, तो रेडियस के अलोंग चलेगा और बाहर की तरफ लगेगा। इसको इस फोर्स को लगने का मतलब आपको पता लग रहा है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। सडनली किसी भी चलती बॉडी की डायरेक्शन को आप चेंज करोगे तो भी अपोज मिलता है। ठीक है, तो हम सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या होगा। इनर्शिया का आपने पढ़ा, डायरेक्शन में भी इनर्शिया है, रेस्ट में भी इनर्शिया है, मोशन में भी इनर्शिया है। तो इनर्शिया सिंपली मीन्स resistance of change। सिंपल दो वर्ड्स में अगर इनर्शिया को कहोगे तो आप कहोगे इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज है। चेंज जब भी करोगे, रेस्ट से मोशन में लाओ, मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाओ, डायरेक्शन चेंज करो, कुछ भी चेंज करोगे, स्टेट चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, आपको जो रेजिस्टेंस फील होगा, जो बॉडी रेजिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये मास पर डिपेंड कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर। जितनी हैवी बॉडी उतना ज्यादा इनर्शिया। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट। तो इनर्शिया के टाइप्स पढ़ने के बाद हम आगे आ जाएं तो इनर्शिया के नेक्स्ट में आते हैं तो आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये लिंक्ड है इनर्शिया से। तो हमने पहले इनर्शिया पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया वो आप समझे, पहले डेफिनेशन बाद में पढ़ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, आपको पता है बॉडी की दो ही स्टेट होती है। बॉडी की स्टेट होती है दो, एक तो होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां तो बॉडी रेस्ट में है, या फिर होती है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, तो अगर रेस्ट बॉडी है उसको मूव करना चाहते हो और मूविंग बॉडी है उसको रेस्ट में लाना चाहते हो, तो आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक फोर्स आपको चाहिए होगा। फोर्स के बिना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। फोर्स के बिना स्टेट चेंज करना इम्पॉसिबल है। फोर्स के बिना, विदाउट फोर्स आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बड़ा इजी है, लॉ का स्टेटमेंट आप पढ़े। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था, देखो, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी अपने स्टेट में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक आप उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, कंपेल करेंगे कि आप उस फोर्स लगा के उसकी मोशन को रेस्ट में लाओ या रेस्ट से उसको मोशन में ले जाओ, तब तक बॉडी अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी। इसको ये कहा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो आपको भी पता है कि आपके कमरे में जो भी सामान पड़ा है, जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, वो अपनी जगह पर रेस्ट में है। जब तक आप उनको मूव नहीं करोगे तब तक वो अपनी जगह पर बनी रहेंगी। कोई कमरा, घर का के कमरा वो बंद करके हम रख देते हैं तो उसके अंदर की सारी चीजें अपनी जगह बनी रहती हैं, कंटिन्यू रहेगी अपनी स्टेट पर। आप खोलोगे, आप किसी चीज को बाहर नहीं निकालोगे जब तक वो अपनी जगह पर बनी रहेगी। तो ये सिंपल लॉ है। इसका मतलब स्टेट अगर चेंज करनी है, रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल फोर्स की। हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्टेट चेंज होगी। बड़ा इजी सा फर्स्ट लॉ है। अब यहां इस लॉ के बाद हम इस लॉ से समझ सकते हैं, दिस लॉ डिफाइंस द फोर्स, स्टेट्स दैट फोर्स इज द फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा फैक्टर है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। तो फर्स्ट लॉ से हमें आइडिया मिला कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, राइट। तो हम कहते हैं फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ न्यूटन का फोर्स की क्वालिटी के बारे में बता रहा है और इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। जैसे लिखा है, फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात हम आगे करेंगे अभी कि फोर्स की क्वांटिटी या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो आगे नेक्स्ट सेकेंड लॉ में आएगा। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, तो सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देगा, मतलब फोर्स की क्या क्वांटिटी होती है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो आपको सेकेंड लॉ में पता लगेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर है, बॉडी अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स नहीं लगाओगे, स्टेट चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहां पर मोमेंटम। मोमेंटम नेक्स्ट क्वांटिटी, हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं मोमेंटम। अच्छा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये 11th के सिलेबस से डिलीट किया गया है इस साल के लिए डिलीट किया गया है। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो रिलेशन पढ़ोगे, फॉर्मूले पढ़ोगे, उससे ही हम आगे इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो आप कह दो बेसिक चीज है ये, और आगे अगर पढ़ना है, आगे नेक्स्ट जैसे आपको फ्रिक्शन तो दे रखा है, तो फ्रिक्शन भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, तभी हम आगे फ्रिक्शन में भी कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसलिए आप इसको बेसिक समझते हुए पढ़ेंगे। एग्जाम में जरूर नहीं आएगा इस साल, 11th के एग्जाम में तो नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉज ऑफ मोशन डिलीटेड पार्ट है आपके 11th सिलेबस का, ठीक है। बट बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है मोमेंटम। मोमेंटम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। सो मोमेंटम का सबसे पहले आप मतलब देखो, मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को लिखोगे P से, और P इक्वल्स टू क्या आ गया, mv। मोमेंटम को आप कैपिटल P से डिनोट करोगे। मोमेंटम, मास आ गया बॉडी का m और वेलोसिटी हो गई v, तो मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखो आप ये सेकेंड डेफिनेशन पढ़ो आप इसमें, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी। वैसे तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, बट इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करें कि मोमेंटम का यूज क्या है हमारे लिए। तो इसमें बताया, देखो इंपॉर्टेंट चीज है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो मूविंग बॉडी है, तो बॉडी में क्या होता है, मास होता है, बॉडी में क्या होती है, वेलोसिटी होती है। दोनों चीजें होती है बॉडी में, मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, मूविंग बॉडी की जो क्वांटिटी है वो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से निकाली जाती है। सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी, मूविंग बॉडी में जो क्वांटिटी है, मोशन की जो क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, राइट। सो मोमेंटम की बात करें आगे, बिकॉज हमें फॉर्मूला तो मिल गया, फॉर्मूले से हम यूनिट तो लिख ही सकते हैं। यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इजीली लिख सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-1, m1 L1 T-1 डायमेंशन फॉर्मूला है मोमेंटम का। अब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी आपको क्लियर है। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी इधर मूव कर रही है तो मोमेंटम भी आपका इधर ही आएगा। बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। बॉडी एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी एक्स डायरेक्शन ही होगी। क्लियर। और आप देखो पॉइंट नेक्स्ट, मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास पर। अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, किसमें ग्राफ बनाएं, P और M में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है,
स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। पी और एम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, राइट। और अब हम अगर पी और वी के बीच में ग्राफ बनाएं, पी और वी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी और एम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आप लिखोगे वी कांस्टेंट है, और पी और वी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आप कहोगे एम कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वैसे भी आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो मोमेंटम का मतलब आपको समझ में आया। सिंपली आप कह सकते हो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। चलिए आगे, मोमेंटम अब हमने पढ़ लिया तो हम आगे पढ़ सकते हैं इसमें, बिकॉज मोमेंटम का यूज होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आप देखो सेकेंड लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आगे मोमेंटम इसमें आएगा सेकेंड लॉ में। मोमेंटम में चेंज की रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज निकालो, डिवाइड बाय टाइम करो। रेट ऑफ का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ मतलब आपको टाइम से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, मोमेंटम में चेंज की रेट जो भी है ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब आप उसको रिलेशन लिख के बताऊं, देखो आपको रिलेशन इसका है एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी। और जो रेट, चेंज इन मोमेंटम की रेट निकालनी है तो मोमेंटम में चेंज जो भी टाइम लगता है डेल्टा टी, वो हमने यहां पे यूज किया। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा टी क्या होगा? टाइम टेकन, टाइम टेकन आएगा डेल्टा टी, राइट। सो टाइम टेकन आएगा डेल्टा टी और डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। अब हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल यहां पे बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो गया? के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर सॉल्व की गई, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किया गया, निकाला गया, तो के की वैल्यू तो क्या आती है? 1। तो के की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो सेकेंड लॉ से आपको मिलता है एक्सटर्नल फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है बॉडी पर, उसका फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम को हम समझते हैं आगे और लिखें चेंज इन मोमेंटम के बारे में। देखो चेंज इन मोमेंटम आपने पढ़ा तो आप देखो इधर ये बॉडी है एम मास की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, तो उसमें जो टाइम लगता है, टाइम जो वेलोसिटी में चेंज हुआ इसमें सपोज करें टाइम लगता है टी, टी क्या है? टाइम है, राइट। सो टी अगर टाइम है तो हम यहां पर फोर्स जो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो फोर्स आपने लिखा एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, फोर्स एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी मीन्स क्या होगा? P2 माइनस P1 अपॉन टाइम टेकन आएगा T। So what is P2? P2 is final momentum, P1 is initial momentum. So P2 final momentum क्या होगा? mv, P1 initial momentum का क्या होगा? mu। तो फोर्स की वैल्यू आप देखो क्या मिलेगी? फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा मास, P2 की जगह आएगा मास इंटू वेलोसिटी v और P1 की जगह आएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। सो F इक्वल्स टू आ गया mv माइनस u बाई dt। ये फोर्स का फॉर्मूला, जो मोमेंटम को मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला, मास इंटू वेलोसिटी।
मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम, तो ये फाइनल मोमेंटम है, और यही मास यहां यूज करोगे तो ये इनिशियल मोमेंटम है, अपॉन टाइम इज कॉल्ड फोर्स इक्वल्स टू फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आपको मिली। अब आपको समझ में आया कि न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स की कौन सी डेफिनेशन देगा? क्वांटिटेटिव। फोर्स की डेफिनेशन मिलेगी इसमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि फोर्स की क्वांटिटी का किससे पता लगा? फोर्स की क्वांटिटी का सेकेंड लॉ में पता लगा। फर्स्ट लॉ में फोर्स की क्वालिटी का पता लगा कि फोर्स बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है, और सेकेंड लॉ में फोर्स की क्वांटिटी का पता लगा, फोर्स का फॉर्मूला पता लगा। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। तो आगे इसमें देखो फोर्स के और भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम, क्योंकि सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, फोर्स की वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करता है। तो फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले हम बना सकते हैं, वो देखो अब आप आगे। नेक्स्ट, सबसे पहला फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले देखना, सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूं, फोर्स के सारे फॉर्मूले में लिख देता हूं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला फोर्स का आपने पढ़ा, F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ब्लैक यूज कर ले। ब्लैक। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा वो था F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसी को हम सेकंड जो हमने बनाया था, सेकंड फॉर्मेट जो हमने लिखा इसका चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिख सकते हैं, m v माइनस यू अपॉन टाइम, राइट। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। डेल्टा पी तो आपको पता ही है, डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज है, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो लॉ में दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा मोमेंटम को सॉल्व किया, खोला तो इस तरह से मिल गया। ये सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। थर्ड आ जाओ, तो थर्ड फॉर्मूला है F इक्वल्स टू, ये लिखेंगे dP बाई dt, ये थर्ड फॉर्मूला है। अब डेल्टा P बाई डेल्टा T लिखा था, तो आप पूछोगे सर ये dP बाई dt क्यों लिख दिया? ये dP बाई dt कब आएगा? व्हेन डेल्टा T टेंड्स टू 0, लिमिट लगा देंगे। डेल्टा T टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा T बहुत स्मॉल होता है। जब डेल्टा T आपका बहुत स्मॉल होगा तो आप उसको लिखते हो dt, और d बाई डी टी, dP बाई dt को आप समझ में आ गया होगा, dP बाई dt को हम डिफरेंशियल फॉर्म समझते हैं, तो हम कहेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम का डिफरेंशिएट करोगे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भी आपको फोर्स मिल जाएगा, F इक्वल्स टू dP बाई dt, फोर्स मिल जाता है, राइट। तो पॉइंट नंबर 4 आता आ जाओ, फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, dP बाई dt, जहां डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन यहां तो आप डिफरेंशिएशन करोगे इसी। सपोज करें आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन और ग्राफ का रिलेशन क्या होता है? आपको फोर्स निकालना है, डिफरेंशिएट कर लो, और डिफरेंशिएट नहीं करना है और ग्राफ दे रखा है, तब आप कहोगे F इक्वल्स टू क्या होगा? F इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। मान लो आपको मोमेंटम का और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालोगे दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स। तो जहां भी डिफरेंशिएशन होता है उसका ऑल्टरनेट मेथड ये स्लोप होता है, इसका लिंक है। मतलब आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है dP बाई dt, जहां भी d बाई dt दिखा तो d बाई dt मतलब आप उसको स्लोप से भी निकाल सकते हैं। या तो आप डिफरेंशिएट करो, एक ऑप्शन, डिफरेंशिएशन के लिए P का होना जरूरी है। अगर P दे रखा है तो डिफरेंशिएशन कर लोगे, और सपोज करें P नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है? PT ग्राफ। तो जब ग्राफ ही दे रखा है तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? PT ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे हम, तो भी हम क्या मिलता है, हमें मिलेगा फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो फोर्थ फॉर्मूला हो गया फोर्स का। फॉर्मूला नंबर 5 देखो, F इक्वल्स टू आपने लिखा dP बाई dt, F इक्वल्स टू dP बाई dt लिखा, और dP बाई dt में P इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू आपको पता है, P इक्वल्स टू क्या होगा? mv। मोमेंटम क्या होता है? mv। तो मोमेंटम में अगर mv होता है तो इसको यूज करें हम आगे, मोमेंटम mv होता है तो इसको यूज करते हैं। देखो
फॉर्मूला नंबर 5, डी dp बाई dt लिखना था, F इक्वल्स टू, और P की जगह होता है mv अपॉन dt। अब इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को जब मैं P की जगह mv रखूंगा तब मैं इस फॉर्मूले को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। देखो अब आप इस फॉर्मूले को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। देखो सबसे पहला फिफ्थ का फर्स्ट ए केस में आपको दिया हुआ है m कांस्टेंट। तो भाई m कांस्टेंट है तो F इक्वल्स टू क्या होगा, m मैंने कांस्टेंट ले लिया तो यहां पे आ जाएगा dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है आपको पता है कि dv बाई dt क्या होगा, बिकॉज dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt जगह आप a लिखोगे तो ये आ गया F इक्वल्स टू ma। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला फोर्स का। F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से शुरू किया था, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से आ गया dp बाई dt। ठीक है, तो dp बाई dt में p की जगह रख दिया mv। अब अगर m कांस्टेंट है तो m को तो बाहर ले लिया, तो क्या मिला dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला F इक्वल्स टू ma। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma। ये बहुत यूज होता है आपके चैप्टर में, F इक्वल्स टू ma, राइट। a की जगह अगर मैं लिखूं, a की जगह मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी में चेंज v माइनस यू अपॉन टाइम। तो ये वही फॉर्मूला होगा जो हमने सेकेंड नंबर पे पढ़ा था, ये वही फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो a वेलोसिटी में चेंज की रेट होती है, तो a मैंने यहां से लिखा dv बाई dt है, तो F इक्वल्स टू ma एक फॉर्मूला मिला, और a की वैल्यू रेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखूंगा तो ये सेकेंड फॉर्मूले से मैच करता हुआ है। क्लियर। तो फिफ्थ केस का पहला फॉर्मूला है फिफ्थ ए, ये वाला फॉर्मूला। अब फिफ्थ के बी केस में आ जाए, तो बी केस में बोला है v कांस्टेंट है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर v कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर v कांस्टेंट है तो v बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा dm बाई dt। तो ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स का। इसमें क्या होगा, v तो कांस्टेंट है बट मास में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि फोर्स में तो क्या होगा, फोर्स बोला है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम में क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी दोनों आते हैं। अब दोनों में से कोई भी चेंज हो, फोर्स तो मिल ही जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास वेरिएबल है, तो यहां पे आ गया वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी। अच्छा, डीएम बाई डी टी को क्या लिखते हैं वो देखना ध्यान से, न्यूमेरिकल में मिलेगा आपको। डीएम बाई डी टी को लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन मास। डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मास। मास में कंटिन्यूअसली जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी रेट जनरली गिवन होती है 1 kg पर सेकेंड, 2 kg पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 kg मास डिक्रीज हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो मास में चेंज की रेट आपको मिल जाएगी। थर्ड सी देखो आप, सी में मास एंड वेलोसिटी दोनों को कांस्टेंट कर दिया भाई, दोनों कांस्टेंट है। अब मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, जीरो। जब मास वेलोसिटी दोनों चेंज नहीं होंगे तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहां से आएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मास वेलोसिटी अगर दोनों ही कांस्टेंट हैं तो फोर्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं होगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होगा। ठीक है। नाउ अब केस फोर्थ क्या बचा, देखो पहले केस में क्या कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीसरे में दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझ में आ गया। तो इधर देखो पहले केस में मास कांस्टेंट, तो कौन वेरिएबल है, वेलोसिटी। दूसरे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कौन वेरिएबल है, मास। तीसरे केस में मास एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल कोई नहीं है। तो फोर्थ केस क्या बनेगा, फोर्थ केस बनेगा m एंड v दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो, तब यहां पर दोनों अगर वेरिएबल हैं तब फिर जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो आएगा m dv बाई डी टी, वेलोसिटी में वेरिएशन यहां लिख लेंगे, प्लस v dm बाई डी टी, मास का वेरिएशन यहां पर ऐड कर दोगे।
तो ये फॉर्मूला भी बनेगा फोर्स का, ये बनेगा फोर्थ केस ऑफ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ डी फॉर्मूला है m dv/dt प्लस v dm/dt। क्लियर? तो हमने पढ़ लिए फॉर्मूले कितने, 5वां फॉर्मूला में हम 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 4 इससे पहले, 4 ये वाले, टोटल फॉर्मूले हो गए आपके पास 8। टोटल फॉर्मूले जो फिजिक्स के मतलब फिजिक्स में फोर्स के हो गए सेकेंड लॉ के बाद, वो टोटल 8 फॉर्मूले हो गए अपने पास। क्लियर? जस्ट अ मिनट, क्या हुआ अभी, क्या नाटक है इसके भी, हटाओ उसको, चलो ऊपर। सारे फॉर्मूले पढ़ लिए आपने, फॉर्मूले सारे देखे अभी, 4 फॉर्मूले वो थे और 4 अपने फिफ्थ पॉइंट के केस में पढ़ लिए। तो सारे फॉर्मूले आप लिख लोगे, सारे फॉर्मूले नोट करोगे, नोट करने के बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। फोर्स के फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखो। ये नई स्टाइल का बोर्ड लिखा हुआ सारा डिलीट हो गया, आप तो वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, रिवाइंड करके आपके सारे फॉर्मूले आप नोट कर लो। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल इसका फोर्स के हमने 8 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें होने वाले हैं फोर्स के, बिकॉज फॉर्मूले 8 हैं, तो कम से कम एक फॉर्मूले पर अगर 2 क्वेश्चन भी करते हो तो कम से कम 16 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में या क्विज में करने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो रोकता है, 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? बड़ा सिंपल है, देखो आप, अब देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको करना है फिजिक्स में। मैं बताता हूं बच्चों को कि न्यूमेरिकल पहले आप रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लिया। तो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद सबसे पहले आप उसका डेटा नोट करो। डेटा क्या है कि फोर्स दे दिया 50 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स दिया 50 न्यूटन का। अभी रिटार्डिंग है तो साइन का भी ध्यान रखना, रिटार्डिंग है तो -50 ले सकते हैं, अगर एक्सीलरेटिंग फोर्स होता तो +50 लेते हैं। फिर सेकंड आपको दे दिया इसमें मास, मास कितना दिया है 20 kg, राइट। इनिशियल स्पीड गिवन है, तो इनिशियल स्पीड गिवन है 15, तो यू रख दिया मैंने 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोला है व्हाट टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, अगर फाइनली बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो v की वैल्यू क्या होगी 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, स्टॉप होगी भाई, फाइनली बॉडी रुक गई तो फाइनल स्पीड क्या लिखोगे 0। v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब इसने पूछा है व्हाट टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, अब कितना टाइम लेगी, मतलब आपसे टाइम पूछ लिया है इसने, तो t आपसे पूछा है इसमें। क्लियर? फोर्स गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, टाइम पूछा है, तो उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2 लगा सकते हैं, F = m v - u अपॉन t। डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम है इसमें, राइट। डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम है, दोनों वेलोसिटीज की, फोर्स की अपोजिट है, इसलिए फोर्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा -50, मास है 20, फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 15, और टाइम आपसे पूछ लिया गया है। क्लियर? तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा -5 और यहां पे 2 × -15 ये हो जाएगा -30 अपॉन t। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गए, टाइम आप इजीली निकाल सकते हो, t इधर ले जाओ, 5 को इधर से डिवाइड कर दो, तो t की वैल्यू आ गई 30/5 = 6 सेकेंड्स। 30/5 हो गया, आंसर आ गया 6 सेकेंड्स, राइट। तो बॉडी को स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। फॉर्मूला आपने लगा लिया है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखें, अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये मास कितना गिवन है, मैंने न्यूमेरिकल ऐसा लिखा है जो आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद बनाना है, मैंने डायरेक्ट बना दिया। देखो
क्वेश्चन रीड करने के बाद आप क्या बनाओगे, मास कितना गिवन होगा बॉडी का 3 kg, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो कौन सी स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की, उसी डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कितनी है 3.5, मास 3 kg है। ये जो स्पीड में चेंजेस आपको दिखा ये होगा इन 25 सेकेंड्स, तो मतलब टी आपको गिवन है, सिंपली बोला है बॉडी ऑफ मास 3 kg है, ठीक है, और मास 3 kg की बॉडी है, तो इसकी स्पीड 2 से 3.5 हो गई, मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई, तो फोर्स लग रहा होगा, इसका फोर्स इसको पुश कर रहा होगा, तो फोर्स इसको पुश करेगा, फोर्स इसको एक्सीलरेट करेगा, तो ये वाला फोर्स लगेगा इस पर, तो इसकी स्पीड 2 से क्या हो गई 3.5 हो गई, और कितने टाइम में हुई 25 सेकेंड्स में। तो पूछ रहा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इजी है, कैसे, वेलोसिटीज गिवन है, टाइम गिवन है, मास गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला ध्यान से बताओ, सोचो कौन सा फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला F = m v - u अपॉन टाइम, वही तो फॉर्मूला लगाया जो भी लगाया, सेम है, ठीक है। न्यूमेरिकल कोई भी हो, आप 2 मिनट पॉज करके आराम से उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें, पॉज करके आंसर निकाल लो, फिर वापस ऑन कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा उसका आंसर। तो मास कितना है 3 kg, वेलोसिटी हो गई 3.5 फाइनल, इनिशियल हो गई 2, और टाइम लगा 25 सेकेंड्स का, ठीक है। तो 3 आ गया, 3.5 हो गया, तो 3.5 - 2 क्या होगा, 3 × 1.5 अपॉन 25, राइट। तो 15 से कैंसिल, सॉरी 5 है तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाया, 0 नीचे आ गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 × 3 और 5 × 5, तो ये आ गया आपके पास 9/50, 9/50 आपके पास आ गया। तो 9/50 आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, 9/50 से आपका आंसर आ जाएगा 0.18, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 0.18 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0. अब तो बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, 0.18 न्यूटन का फोर्स लगाया बस, जिसने इसकी स्पीड 2 से 3.5 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी है। वैल्यू तो मिल गई, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी कि अपोजिट होगी, अगर ये अपोजिट लगता तो इसकी स्पीड को क्या करता, कम कर देता, मगर ये तो फोर्स क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, इसका मतलब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा, फोर्स बॉडी को एक्सिलरेट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन में लगता है तो स्पीड को बढ़ाता है, फोर्स अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड को घटाएगा। ये बात क्लियर है आपको, तो इसका आंसर आ गया 0.18 न्यूटन, राइट। तो आज हमने पढ़ा फोर्स एंड फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर था हमारा, आज हमने पढ़ा इसमें इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले और 2 न्यूमेरिकल हमने किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो उसके करने हैं, फोर्स के जो सेकेंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूं। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, सारे फॉर्मूले याद कीजिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।